So, hello and welcome you all to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कंट्रीज जिसके साथ हमारे संबंध बहुत मायने रखते हैं। अब हमारे नेबरहुड में तो बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज, तो उन कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है? क्या दोस्ती है या दुश्मनी है? ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी एक कंट्री के आसपास ऐसी कंट्रीज हैं जो उस कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए हमेशा रेडी हैं, तो उस कंट्री की पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इफेक्ट होती है और उस कंट्री के अंदर अमन और शांति की स्थिति बहुत इफेक्ट होगी। और अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके आसपास सब उसके दोस्त हैं, सब उसके मित्र हैं, तो उस कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अलग होगी और वहां हमेशा अमन और शांति होगी। तो इसी तरीके से इंडिया का अगर आप मैप में देखेंगे, द लोकेशन ऑफ इंडिया, अब इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, ये इंडिया की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस या कंडीशन बोले बहुत इफेक्ट करेगा। साइड बाय साइड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो बेसिकली इंडिया की पॉलिटी एक तरीके से इन चीजों से इफेक्ट होती है। अगर हम देखें तो इंडिया 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे। पाकिस्तान इंडिया में से ही निकले, तो हमारा सबसे पहला नेबर तो हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर आप ऊपर देखेंगे अफगानिस्तान, और आप इस मैप में अगर अपने टॉप राइट में देखेंगे चाइना है, नेपाल है, नीचे आ जाइए भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के बिल्कुल नीचे श्रीलंका। तो ऐसी कंट्रीज जो इंडिया के बिल्कुल एडजॉइनिंग हैं, इनके साथ इंडिया के जो संबंध हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे संबंध अल्टीमेटली इंडिया की पॉलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया इज अ लैंड वेयर पीपल बिलीव इन कोऑपरेशन एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स। अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो हम अपने आस पड़ोस से मिलजुल कर रहते हैं। सिमिलरली विद द एंटायर कंट्री, विद द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया पूरा का पूरा अपने आस पड़ोस से कोऑपरेशन और दोस्ती बनाए रखने का ऐसा रिश्ता है जो उसमें विश्वास रखता है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन एज द official India is always known as the peace loving country। तो शांति और अमन पसंद देश इंडिया को हमेशा से कहा जाता है। द ऑफिशियल पॉलिटिकल रिलेशंस with most of the relations, India has official political relations with most of the nations। ऑफिशियली हम किसी के साथ युद्ध में नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे जनसंख्या सबसे
अधिक देशों में से एक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से हम एक हैं। थर्ड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास है। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उनमें से हमारा देश लगभग 8वें स्थान पर है। सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल रेट्स अगर बोले तो, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। इंडिया इज अ रीजनल पावर, तो हमारे पास एक रीजनल पावर है। हमारे रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ कैसे हैं वो किसी तीसरी कंट्री को भी इफेक्ट करते हैं। और हमारे पास पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन जाए। सुपर पावर बन के हमारे पास इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आ सकता है। हम किसी दो देशों के रिश्ते को आपस में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हमारा ग्लोबल बिजनेस में एक प्रोमिनेंट वॉइस है, हमारी आवाज है, हमारी हुंकार है, हमारी दहाड़ है कि हम ग्लोबल बिजनेस मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया का जो रिलेशन है विद द नेबरिंग कंट्रीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस डिस्कस करेंगे। हम कंट्री बाय कंट्री चलेंगे और ये रिलेशंस इन कंटेक्स्ट टू योर करंट अफेयर्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर बात करें तो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर और सिक्योरिटी इशू बहुत रहता है। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत। बीजिंग्स इंस्टेंसेस दैट द बाउंड्री डिस्प्यूट should not be privileged is a product of its past success, where it could continue to keep up the pressure on the border even as other aspects of the engagement development to its advantage were rights harsh punt. तो बेसिकली बॉर्डर के ऊपर अपना प्रेशर बनाए रखना ये हमेशा से चाइना की फितरत रही है। The Sino-Indian border dispute is an ongoing territorial dispute over the sovereignty of two relatively large and several smaller separated pieces of territory between India and China. तो इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेरिटरीज हैं जिनके ऊपर दोनों देश अपना अधिकार जताते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर बात करें, चाइना फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो चाइना के पास ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है एंड इंडिया टू इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। अब लिथियम की अगर बात करें तो वो सारा का सारा चाइना से ही इंपोर्ट होता है, रेंजिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स by critical components. China accounted for over 5% of India's total exports in the financial year 2019-20 and more than 14% of imports. 5% एक्सपोर्ट हो रहा है और 14% इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम 2019, according to data from 2019, a staggering 70% of electronic components, 45% of consumer durables, 70% of active pharmaceuticals ingredients, and 40% of leather goods come from China. तो चाइना से इतना हेविली हमारा सामान आ रहा है और मान लीजिए अगर ये सप्लाई रुक जाए तो क्या? Products such as fertilizers are 76% cheaper, electronic circuits 23%, and data processing units around 10% cheaper if made in China. तो चाइना क्योंकि अपने चीप गुड्स के लिए जाना जाता है, सस्ते सामान के लिए जाना जाता है, और अगर चाइना से सप्लाई बंद हुई भैया हम दूसरा अरेंज तो कर लेंगे
पर सामान इतना महंगा हो जाएगा, वी कांट थिंक ऑफ। चाइनाज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, रिसेंटली श्रीलंका के साथ जो हुआ हमने देखा। अब उसको इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स अ पावरफुल लेंडिंग कंट्री और इंस्टीट्यूशन seeking to saddle a borrowing nation with enormous debt so as to increase its leverage over it. That trap diplomacy was associated with Indian academic Brahma Chalini, who promoted the term in early 2017। तो बेसिकली डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? ये वो चीज है जब एक पावरफुल लेंडिंग नेशन किसी दूसरे नेशन को, जो कि पैसा चाहता है, जो कि लोन्स चाहता है, और एक पावरफुल लेंडिंग नेशन सस्ते रेट पे उस नेशन को लोन प्रोवाइड करे। अब वो लोन तो दे दिया, और भैया इतना लोन दे दिया कि दूसरा नेशन चुका नहीं पाएगा, और जब दूसरा नेशन चुका नहीं पाएगा तो हम बड़े नेशन के तौर पे, ये बड़े नेशन की हैसियत से उस छोटे नेशन को जिसको हमने लोन दिया है उसको आंख दिखाएंगे कि भैया जब हम जो हम बोलेंगे वैसे होगा, तुम वैसे करोगे। अब तुम हमारी कठपुतली हो बिकॉज हमने तुम्हें लोन दिया, हमने तुम्हें लोन दिया है, हमने तुम्हें पैसा दिया है और तुमने वो पैसा हमें वापस नहीं किया। तो ये है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। हाउ डज चाइनाज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वर्क? अब ये काम कैसे करती है? टू गेन रैपिड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ascendancy across the globe, China is dispensing billions of dollars in the form of concessional loans to developing countries, mostly for their large-scale infrastructural projects। अब इकोनॉमी में हम इस चीज को बेहतर समझेंगे कि ये डिप्लोमेसी काम कैसे करती है, पर लेट मी टेल यू कि ये डिप्लोमेसी काम कैसे करती है इन शॉर्ट। बेसिकली चाइना ऐसे नेशंस को लोन देता है जो गरीब तो हैं, भैया लोन तो वही लेगा जो गरीब है। अब चाइना उन गरीब नेशंस को लोन देगा और सस्ते रेट पे देगा, और इतना ज्यादा दे देगा, इतना ज्यादा लोन दे देगा कि भैया वो चुका नहीं पाएंगे। चाइना को मालूम है कि वो लोन का पैसा कभी वापस नहीं आएगा, और फिर भी वो दे रहा। अब उसके पीछे एक चाल है। चाइना को मालूम है कि वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, फिर भी सस्ते रेट पे दिया, और वो नेशन जब पैसा लेता है और पैसा दे नहीं पाता वापस, वो गुलाम बन जाता है उस नेशन का जिसने उसको पैसा दिया था। अब दूसरा इसमें ध्यान रखने की चीज है कि चाइना मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में या उनके लिए लोन देता है। अब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया या किसी और चीज के लिए दिया, तो फर्क क्या है? आम इंसान यही सोचेगा कि भैया पैसा दिया, लोन लिया, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया या किसी और चीज के लिए दिया, इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये होगा कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको लोन दे रहे हैं और आपने रोड बना दी। अब रोड आपको पैसा कमा के तो देगी नहीं, आपने बिल्डिंग्स बना दी। अब वो बिल्डिंग्स या वो डैम्स जो आपने बनाए वो आपको पैसा तो कमा के नहीं देंगे। अब बेसिकली जिस देश ने पैसा लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको पैसा तो कमा के नहीं देगा। तो बेसिकली ऐसा लोन लिया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जो कि आपको पैसा नहीं कमा के देगा। अब क्योंकि उस पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से जहां से हमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा, हम डेट ट्रैप में चले जाएंगे। हमारे पास पैसा चुकाने के लिए कहां से आएगा जब तक वहां से कोई रिटर्न ही नहीं आएगा, जब तक वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट तो बात की बात, हमारी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी, तो हमारे सोर्सेस ही नहीं है कॉस्ट कवर करने के लिए, तो हम वो पैसा चुकाएंगे कहां से?
तो बेसिकली चाइना चाहता है कि वो लोन पे आउट ना किया जाए, पे ऑफ ना किया जाए, इसीलिए वो सस्ते रेट के ऊपर लोन की बारिश कर देता है। और जब वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा तब चाइना मास्टर बन जाएगा और कठपुतलियां चलाएगा। These developing nations, which are primarily low or middle income countries, are unable to keep with the repayments, and Beijing then gets a chance to demand concessions or advantages in exchange for debt relief. तो भैया जो देश पैसा लेता है और पैसा वापस नहीं कर पाता है, जो देश पैसा लेता है और पैसा वापस नहीं कर पाता है, चाइना उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि भैया या तो मुझे ये चाहिए या तो मुझे पैसा चाहिए। अब पैसा तो तुम वापस नहीं कर पाओगे, तो अब मेरी मर्जी की कोई भी चीज करो। फॉर एग्जाम्पल, अब श्रीलंका का एक पोर्ट है, वो चाइना के पास गिरवी रख दिया था। अब चाइना क्या करेगा, उस पोर्ट को, अगर श्रीलंका पैसा नहीं पे कर पाया, चाइना उस पोर्ट को कैप्चर कर लेगा। तो ये चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। What concessions are demanded by China? Sri Lanka, for instance, was forced to hand over the control of Hambantota port project to China for 99 years. 99 साल के लिए चाइना को दे दिया गया, as it owed massive debt to Beijing. This allowed China control over the key port positioned at the doorstep of its regional rival India. तो बेसिकली इंडिया के साथ, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रख रहा था पोर्ट, तो चाइना ने उसको एक तरीके से कैप्चर किया एंड अ स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड along the key commercial and military waterway. In exchange for the relief, China constructed its first military base in Djibouti, whereas Angola is repaying multi-billion-dollar debt to China with crude oil. तो चाइना को क्रूड ऑयल सप्लाई करके वो डेट जो है पे ऑफ किया जा रहा है, क्रिएटिंग मेजर प्रॉब्लम्स फॉर इट्स इकोनॉमी। खुद को परेशान करके भैया अपना क्रूड ऑयल हम तुम्हें दे रहे हैं। तो इस तरीके से चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी जो है वो काम करती है। व्हाट आर दीज कंसेशनल लोन्स ग्रांटेड बाय चाइना? तो ये कंसेशनल लोन्स जो है, द कंसेशनली फैक्टर इज अचीव्ड ईदर बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट्स दैट आर बिलो द मार्केट रेट्स ऑफ leniency in the grace period and other with a combination of both. अब बेसिकली इंटरेस्ट रेट या तो मार्केट रेट से कम होगा, ये कंसेशन हो सकती है, या फिर जो लोन रीपे करने का टाइम है उसमें ग्रेस पीरियड दे दिया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। तो ये कंसेशनरी पॉलिसी है। दीज लोन्स जनरली हैव लॉन्ग ग्रेस पीरियड, तो जनरली इनका बहुत लंबा टाइम होता है रीपेमेंट। हैज इंडिया टेकन एनी लोन फ्रॉम चाइना? इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इनटू एनी लोन एग्रीमेंट डायरेक्टली विद चाइना। डायरेक्टली हमने चाइना से कोई लोन नहीं लिया। हाउ एवर इट हैज बीन द टॉप borrower of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), a multilateral bank wherein China is the largest shareholder 26.6% वोटिंग राइट के साथ, एंड इंडिया द सेकेंड 7.6% वोटिंग राइट्स के साथ। तो बेसिकली डायरेक्टली हमने चाइना से कोई लोन नहीं लिया, पर इनडायरेक्टली हमने AIIB से लोन लिया है और सबसे ज्यादा लोन लिया है। Most of India's neighbors have fallen prey in China's debt trap and ceded to China's $8 project. One Belt, One Road initiative, which seeks improved connectivity among countries in Asia, Africa and Europe. तो बेसिकली चाइना का
जाल जो बिछा था इसमें इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज जो हैं शिकार हो चुकी हैं। तो चाइना, आपने न्यूज में भी देखा होगा, एक रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, उसको हम $8 प्रोजेक्ट कहते हैं। Many nations have ceded control over strategic seaports, which can affect India's regional security. अब बेसिकली चाइना इस तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ करता जाए और वहां कुछ कुछ एरिया कैप्चर करता जाए, वहां अपने मिलिट्री बेस बना दे, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो इफेक्ट होगी, राइट। China through OBOR can increase India's political cost of dealing with its neighbors because Kashmir, which India considers to part, is also used in OBOR by Pakistan. So, Kautilya, the famous Indian theorist on statecraft, suggests it is important to monitor and contain the activities of states' enemy and diplomacy through engagement and cooperation rather than war. तो भैया कौटिल्य ने बोला था कि भैया युद्ध से बेहतर है कि इन चीजों को बैठकर सुलझाया जाए। ब्रह्मचलनी, India's leading China expert, writes the Japan Times, indeed by working to establish its dominance along the major trade arteries while instigating territorial and maritime disputes with several neighbors. China is attempting to redraw Asia's geographical map. तो चाइना का ये एक अटेम्प्ट हो रहा है कि एक एशिया के मैप को नई तरीके से ड्रॉ किया जाए। इन द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जेम्स डॉर्से informs that a leaked long-term plan for China's massive $56 billion investment in Pakistan exposes the goal of Beijing's One Belt, One Road initiative as a ploy for economic domination, the creation of surveillance states and allowing China to influence media landscapes. So basically, बाकी की जगहों पे कैप्चर करके अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश। Kautilya, the famous Indian theorist on statecraft, suggests it is important to monitor and contain the activities of the state's enemy and its diplomacy through engagement and cooperation rather than war. अब steps by India. New Delhi has been promoting Japanese investment in the Iranian port of Chabar. तो दिल्ली की तरफ से यानी कि इंडिया की तरफ से अब हम किसी अगर कंट्री की बात करते हैं तो बेसिकली उसकी कैपिटल का नाम लिख के हम पूरी की पूरी कंट्री को डिनोट करते हैं। तो न्यू दिल्ली हियर मींस इंडिया। इंडियन एफर्ट्स टुवर्ड्स द जॉइंट इंडिया Japan Asia Africa growth corridor are aimed at checking China's OBOR initiative, though it has no match to BRI. India plans to step up foreign diplomacy by highlighting poor returns and debt trap issues. New Delhi, that is India. Just wait. Yes, New Delhi, that is India, is also actively involved in Quad involving USA, Australia, and Japan. It aims to deter China's control over South China Sea and collectively reduce trade imbalance with China. तो ट्रेड इम्बेलेंस यानी कि एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। अब बात आती है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन 1947 अंडर द रेड क्लाइव अवार्ड।
तो रेड क्लाइफ अवार्ड जो था उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो हैं वो बनी थी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी मार्शी रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, traverses through the sandy deserts of Rajasthan, fertile plains of Punjab, and the mountains of Jammu and Kashmir up to the Karakoram range. तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री इस तरीके से हमारी डिफरेंट स्टेट से होकर निकलती है. द अननेचुरल बाउंड्री क्रिएटेड हैज लेड टू मेनी डिस्प्यूट्स. तो ये अननेचुरल बाउंड्री हमने जो क्रिएट करी उसमें काफी डिस्प्यूट्स आए. सबसे ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट जो कश्मीर डिस्प्यूट है, बाय द टर्म्स एग्रीड टू बाय इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द रूल्स ऑफ princely states including Jammu and Kashmir were given the right to opt for either Pakistan or India. तो जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कश्मीर में हमला कर दिया तो कश्मीर के प्रिंसली स्टेट जो थी उसको ऑप्शन दिया गया कि भैया, उससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान विभाजित हुए तब प्रिंसली स्टेट कश्मीर को ऑप्शन दिया गया कि भैया या तो पाकिस्तान में जाइए या कश्मीर में जाइए या फिर अलग रहिए. उन्होंने अलग रहने के लिए चुना. और जब पाकिस्तान के ट्रूप्स ने कश्मीर में अटैक कर दिया कैप्चर करने के लिए तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी. तो इंडिया में कश्मीर को शामिल किया गया. हरि सिंह द महाराजा ऑफ कश्मीर caught up in train at events that included a revolution among his Muslims subject along the western borders of the state and the intervention of Pakistani tribesmen. He signed an instrument of accession to the Indian Union in October 1947. This led to the intervention of both by Pakistan, which considered the state to be a natural extension of Pakistan, and by India, which intended to confirm the act of accession. तो बेसिकली इंडिया का एक्ट ऑफ असेशन है और पाकिस्तान का क्लेम जो है वो कहते हैं कि ये हमारा नेचुरल एक्सटेंशन. 3 wars and a line of control. 3 major and bloody wars have been fought by the two countries over Kashmir since 1947. The Indo-Pak War of 1947 resulted from Maharaja Hari Singh's execution of instrument of accession. The war ended in December 1948, by which time the line of control was established to demarcate the administrative segments of Kashmir. The international boundary dispute was still left pending. तो बेसिकली जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था तब से एलओसी एग्जिस्टेंस में है. द वॉर ऑफ 1965 ended after bleeding the two countries. Thousands of lives had been lost and intervention of USA and erstwhile USSR has become necessary. India recorded a victory but the damages to both nations. इंडिया जीत गया पर भैया नुकसान बहुत. Later in 1999 the Kargil war reopened raw wounds. जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम. Pakistani troops infiltrated the Kargil district across the LOC and assisted insurgents in the area. India retailed and the war that ensured the Indian army reclaimed the Tiger Hills and other strategic peaks in the Batalik. तो इस तरीके से 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हमारे. Origin at Siachen dispute lies in the fact that both the Karachi Agreement of 1949 and Shimla Agreement of 1972 was left the states of Indo-Pak boundary vague north of PTNJ 9842, while the Karachi Agreement says from PTNJ 9842 the ceasefire line will run northwards to the glaciers. Shimla Agreement does not even make a mention of. अब पाकिस्तान का क्या कहना है? If the alignment of line of control just prior to NJ 9842 is extended, it will run in the north easterly direction to Karakoram Pass. तो करकोरम पास के साथ ये चलेगा.
India has altered the states of line of control by its occupation of Saltaru Ridge. तो ये पाकिस्तान का पॉइंट है। इंडिया का पॉइंट क्या है? सिंस द अलाइनमेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल जस्ट प्रायर टू NJ 9842 was altered by Pak, that is Pakistan, by its occupation of Jayong Glacier in 1948, Pakistan argument of line of control extending northeastwards to Karakoram Pass is not tenable. तो इस वजह से पाकिस्तान का क्लेम जो है वो मान्य नहीं। Since the line of control does not extend beyond NJ8 and 9842, Pakistan argument that India has altered the state of line of control by occupation of Soltaro Ridge is not valid either. तो बेसिकली पाकिस्तान के ये दोनों चीजें वैलिड नहीं है। सीज फायर की बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान announced in February 2021 that their armed forces would cease firing across their shared borders. The first such step since 2003 and a potentially significant move towards reducing tensions between the two nations or rivals. 2003 ceasefire is an unwritten agreement which brought peace along the LOC for almost 10 years. 3 साल 2006 तक। इवेंट्स लीडिंग टू सीज फायर क्या है? पाकिस्तान आर्मी इन फरवरी 2021 कॉल्स द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। पाकिस्तान सपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's 5 proposals for collaboration of the South Asian level in containing COVID-19. In comparison, in the airspace, denial that both the countries had imposed on each other during and in the aftermath of the Pulwama terror strike, India this week allowed the aircraft carrying Pakistan Prime Minister Imran Khan a clear passage to श्रीलंका। तो इंडिया ने श्रीलंका को उस टाइम पे क्लियर पैसेज जाने दिया। पॉसिबल रीजंस क्या है? इंडिया वांटेड टू बाय टाइम सो इट कुड फास्ट ट्रैक इट्स प्लान टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर एंड एट सेम पॉइंट मेक द इशू अ क्लोज चैप्टर। भैया ये हम खत्म करना चाहते हैं। इंडिया हैड रियलाइज्ड इट वाज स्टक इन कश्मीर आफ्टर एन अगस्त 5 2019 डिसीजन to scrap Article 370 and therefore needed to tone down its belligerence in order to find a way out by engaging with Pakistan via some quid pro quo. तो बेसिकली 370 जो है उसका जो इफेक्ट चाइना में बेफालतू का उठ रहा था उसको खत्म करना। ड्यू टू बॉर्डर क्लैशेस विद चाइना देयर आर 2 fronts which India will be fighting. To prevent dual front clashes having to face both China and India at the same time. तो बेसिकली एक तरफ पे पाकिस्तान दूसरी तरफ पे चाइना, तो दोनों एक साइड पे हमारे ऊपर धावा ना बोल दें ऐसा ना। पाकिस्तान इकोनॉमी इज वीकनिंग एंड इट नीडेड इट्स रिसोर्सेज टू बी स्पेंट ऑन स्परिंग द इकोनॉमी। पाकिस्तान का जो पैसा है वो उसकी इकोनॉमी को चाहिए, उसके फोर्सेस को नहीं, राइट? India can use the ceasefire to beef up its security grid, strengthen its bunkers, and fix some of the gaps in fence strutting of LOC. अगर शांति रहेगी तो भैया हम अपना डिफेंस सिस्टम जो है ये स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एंड while doing this, it can also earn some bromine points from the international community. तो भैया अंतरराष्ट्र में भी इंटरनेशनली हमारा जो इज्जत है वो भी बढ़ेगी कि भैया हम शांति पसंद देश हैं। इफ सिग्नल्स द फ्लिप फ्लॉप अप्रोच दैट हैव फॉरएवर डैग्ड इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी, द पाकिस्तानीज आर कन्विंस्ड दैट इंडिया जस्ट डजंट हैव द staying power to maintain a hostile posture for any length of time, and sooner rather than later Pakistan will be able to get India on डायलॉग टेबल। अब कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनए से हम उसको बोलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स, राइटली व्यू bilateral peace in subcontinent as an
existential threat detrimental to their survival. Consequently, they have time and again demonstrated their unalloyed goal of violating the peace process as a as a clinical tactic to sustain and thereby achieve their political goals. Kargil was a glaring example of audacious use of NSA to further state policy, albeit to a ludicrous end. Both Pakistan troops and insurgents were fighting alongside each other as brother soldiers against a common enemy, that is India. तो बेसिकली टेररिज्म की हम अगर बात करें तो टेररिज्म इतना ज्यादा, आतंकवाद इतना ज्यादा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ इंडिया के खिलाफ, दोनों का दुश्मन एक इंडिया था, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लश्कर ए तैयबा की बात करें, मुंबई अटैक्स ड्रू इंटरनेशनल अटेंशन टू लश्कर ए तैयबा LET, which till then was considered merely a regional terror outfit with interest primarily in Jammu Kashmir. Lashkar-e-Taiba, with its strong base in Pakistan, is one of the most formidable NSA, with both the ability and capability to mount an attack anywhere in the hinterland of India. Any attack by Lashkar-e-Taiba in India is understood by India as an attack by Pakistan. Ansar-ut-Tabid, the appearance of Ansar-ut-Tabid by Bilad al-Hind on jihadi landscape indicates a growing interest in enticing India's Muslim population to carry out jihad in India. तो बेसिकली जिहाद का इन्होंने मतलब बदल के रख दिया. The main goal of AUT is to develop a transitional network of jihadists and redirect their focus towards India. With access to larger resources, knowledge of local geography, and help of IM members in Pakistan, AUT has capacity to stage lethal strikes in India. Such attacks would be seen by India on attacks supported by Pakistan state, as AUT members share a long history of association with ISI. Pakistan's blind eye towards NSA. Though Pakistan joined the global war on terror, yet its approach towards targeting terror groups has been faulty and selective. अपने अंदर भैया उनके आतंकवाद पनप रहा है, पर वो देख नहीं पा रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो उसको बंद आंखों से देख रहे हैं. India centric terrorist outfits were conventionally overlooked as they did not apparently pose a direct threat to US and other Western allies. With, with numerous attacks on Pakistan military institutions, their actions are not only damaging in India but also detrimental to Pakistan's national interest. अब पाकिस्तान को भैया करना क्या क्या चाहिए? इस्लामाबाद नीड्स टू रियलाइज दैट द continued tolerance of the NSAs on anti-India proxies in prohibitively costly. Pakistan has in the past tried to rein in these actors, but its efforts were cosmetic. दिखाने का काम था, ये करने का नहीं था. The idea of reining these groups by restricting their activities has failed miserably. Pakistan need to devise a solution to this anathema by completely removing rather than reining in these threats. तो भैया उसको completely remove कीजिए, उसको nurture मत कीजिए. The key to Pakistan's success in eliminating NSAs lies in its will to completely divest itself of its terror
proteges. Global peace cannot be held ransom by these sinister NSAs. Their potential to stoke a conflict in itself a challenge to the legitimate states and their sovereign authority. अब कंक्लूड कर रहे हैं सिंस एनी फ्यूचर अटैक ऑन इंडियन मिलिट्री टारगेट्स बाय पाकिस्तान बाउंड insurgent group could invite more surgical strikes and thereby possibly trigger a full-blown armed conflict. Pakistan need to collaborate with India in denying operational space in to these NSAs. भैया अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करेगा कि भैया वो एक युद्ध में बदल जाएगी, तब ना टेररिस्ट रहेंगे ना पाकिस्तान. Pakistan can show its commitment to regional peace by uprooting these NSAs who very often have challenged the legitimate sovereign authority of Pakistan state. अब the next is Indus Water Treaty. The Indus Water Treaty is often hailed as a nearly impossible feat that was achieved under the arbitration of the World Bank in 1960. India-Pakistan cooperation over the vital resource was a watershed moment in global hydro diplomacy. The Indus Water Treaty, IWT इसको हम कहेंगे, is the water distribution treaty between India and Pakistan, brokered by the World Bank to use the water available in the Indus River and its tributaries. The treaty given control over the waters of three eastern rivers, Beas, Ravi or Satluj, with a mean annual flow of 33 million acre feet to India, while control over the waters of three western rivers, the Indus, Chenab or Jhelum, with a mean annual flow of 80 MAF to Pakistan. Indus has about 20% of the total water carried by the Indus system, while Pakistan has India के पास 20% और पाकिस्तान के पास 80%. Does the treaty favor Pakistan? भैया उनके पास तो ज्यादा पानी चला गया. Pakistan gets 80% of the water in 6 river Indus system. This is 90 times greater volume of water than Mexico's share under 1944 pact with US. It is Asia's only treaty with specific water sharing formulas on cross-border flows. A virtual line of Indian map splits the Indus basin. India's sovereignty lies in the lower rivers. Pakistan's is on upper. Only water pact compelling on an upper represents state to defer the interest of downstream state. Disputes over the treaty. तो disputes हाँ हुए हैं इनमें. 2010 में इस्लामाबाद बिगन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ओवर इंडिया 330 MVV हाइड्रो प्रोजेक्ट इन किशनगंगा इन 2011. इंडिया वॉज ऑर्डर टू सस्पेंड वर्क इन 2013. इंडिया वॉज अलाउड टू रिज्यूम वर्क अंडर दी टफ टर्म्स. इंपैक्ट करता है ये जम्मू कश्मीर को. 2011 में J&K गवर्नमेंट hired a consultant to assess its economic loss because of treaty. It was estimated to be in hundreds of millions of dollars annually. Rethink on the treaty could have consequences. Expect international condemnation. Turning tap off could mean flooding. अपने भैया नल बंद कर देंगे तो पानी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाएगा, अपनी सिटीज फ्लड हो जाएंगी. It can make neighbors like Bangladesh, the countries which India has water sharing arrangements uneasy. तो बाकी की कंट्रीज के साथ भी हमारा संबंध खराब हो सकता है. तो बेसिकली आज के लेक्चर के लिए इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए दिस वाज ऑल. आई थिंक एंड आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ आया होगा, अच्छे से आपने हर एक चीज़ को समझा होगा. तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. अगर बात करें क्वेश्चंस की तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट आर द टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी द वे फॉरवर्ड. तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस. तो टाइमली आपको नोट्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे. यू कैन गो थ्रू द नोट्स
Thank you. See you in the next lecture. Have a nice day.